हेलो एवरीवन। वेलकम टू लीगल विज एकेडमी। तो आज हम लोग आर्टिकल 12 करने जा रहे हैं जो कि पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, दैट इज फंडामेंटल राइट। अब आर्टिकल 12 करने से पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ये फंडामेंटल राइट क्या होता है। तो सबसे पहले राइट्स क्या होता है। तो राइट्स आर द क्लेम्स विच इंडिविजुअल क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल और सोसाइटी एज अ होल। ठीक, एक इंडिविजुअल का किसी दूसरे इंडिविजुअल से क्लेम करना किसी चीज को लेकर के, या फिर जो उनका राइट वायलेट हो रहा है, या फिर जैसे एग्जांपल से अगर इसको समझें कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। बी का था कि बी को सर्टेन अमाउंट देना था एज अ कंसिडरेशन। अब वो नहीं देता है तो यहाँ पे ए का राइट इन्फ्रिंज होता है। ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। तो फंडामेंटल राइट्स वो राइट होते हैं जो कि पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, और जिस चीज के लिए हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं उसके इन्फ्रिंजमेंट के केस में। तो व्हाट आर द नेचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट जो होता है वो लिमिटेड नेचर का है। लिमिटेड मतलब कि आपके पास एब्सोल्यूट नहीं है। लाइक अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इसमें दिए हुए हैं, जैसे अगर आर्टिकल 19 आपके पास राइट टू फ्रीडम है तो उसमें सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है। उसके अलावा यूनिवर्सल इन नेचर फंडामेंटल राइट्स बेसिकली एक्सेप्ट फॉर आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, जितने भी फंडामेंटल राइट्स है वो सारे सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को अवेलेबल है। जो 15, 16 आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, इन पांचों को छोड़ करके बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट है वो यूनिवर्सल नेचर के, वो सारे सिटीजन नॉन सिटीजन सब पे अप्लाई होंगे। इसके बाद ये एक निगेटिव राइट, निगेटिव नेचर का है। निगेटिव क्या, निगेटिव का मतलब कि किसी को रोक लगाना। ये स्टेट पे रोक लगाती है कि आप इंडिविजुअल का या सिटीजन का राइट इन्फ्रिंज ना करें। ठीक, जैसे डीपीएसपी जो है वो एक पॉजिटिव राइट है। पॉजिटिव कैसे, कि वो स्टेट को कहती है कि आप सिटीजन के लिए ये काम करिए। उसके अलावा इसको अमेंड किया जा सकता है। केशवानंद भारती का फेमस केस था जिसमें कहा गया था कि अमेंडमेंट हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का अंडर आर्टिकल 368, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान रखते हुए ही उसका अमेंडमेंट हम लोग कर सकते हैं। एंड लास्ट, इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड इन द सेंस कि इनके इन टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी के केस में क्या होगा उस समय, कि जो हम लोग का फंडामेंटल राइट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जिसमें से सबसे पहले जो रिस्ट्रिक्ट होगा ऑटोमेटिकली वो है आर्टिकल 19। एंड इसके अलावा आर्टिकल 20 और 21 जो है उसको कभी आप सस्पेंड नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। रेस्ट जितने भी आर्टिकल्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो सकता है अपॉन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये हो गया नेचर। फंडामेंटल राइट का जो कंसेप्ट है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से के थ्रू लिया गया था, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया था, और इसका सबसे पहले जो आया था कंसेप्ट वो 1215 एडी में मैग्ना कार्टा में किंग जॉन ने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम। तो अब हम लोग आर्टिकल 12 की ओर बढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है कि स्टेट जो है उसका राइट बनता है, उसका ड्यूटी बनता है कि वो इन्फ्रिंज ना करे। ठीक है। और इसके लिए डायरेक्ट लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर उनका इन्फ्रिंज होता है, इन्फ्रिंजमेंट होता है तो बेसिकली स्टेट क्या होता है। तो आर्टिकल 12 जो है यहाँ पे स्टेट को डिफाइन किया कि क्या स्टेट हो सकता है। तो सबसे पहले अगर पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाए तो स्टेट का मतलब होता है टेरिटरी, पॉपुलेशन, सोवरेनिटी एंड गवर्नमेंट। अगर ये चार चीज है तो स्टेट होगा। टेरिटरी क्या हो गया, कि एक फिक्स टेरिटरी होना चाहिए। ठीक है, एक फिक्स टेरिटरी क्लियर बॉर्डर्स के साथ होना चाहिए। दूसरा पॉपुलेशन, एक परमानेंट ग्रुप ऑफ पर्सन अगर है तो। तीसरा सोवरेनिटी, सुप्रीम और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई फॉरेन पावर से या किसी उसके ऊपर हायर अथॉरिटी है जिसके थ्रू वो रूल कर रहा हो। और लास्ट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या, कि एक रूलिंग बॉडी होनी चाहिए जो कि रूल्स और रेगुलेशंस को बनाए और स्टेट में इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, ये चार चीजें तो स्टेट के कैटेगरीज में आते हैं। बट अगर आर्टिकल 12 के हिसाब से देखा जाए तो स्टेट जो है वो लेजिस्लेचर है अगर, या एग्जीक्यूटिव है, या लोकल बॉडीज हैं। ठीक, या अदर अथॉरिटीज, अगर ये है तो स्टेट कहलाएंगे। अगर ये चार चीज है तो स्टेट कहलाते हैं। ठीक, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, लोकल बॉडीज और अथॉरिटीज, ये चाहे सेंटर के हो या फिर स्टेट के हो।
ठीक है। और लोकल बॉडीज क्या हुआ, लोकल बॉडीज जो है वो सेक्शन 331, सेक्शन 3 सब क्लॉज 31 में दिया है ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट, ठीक है, जिसमें ये कहा गया है कि वो अथॉरिटी जिनका कंट्रोल या मैनेजमेंट जो है वो लोकल म्यूनिसिपल फंड को किया जाता है, विच हैव कंट्रोल और मैनेजमेंट ओवर लोकल या म्यूनिसिपल फंड, ठीक। वो जो भी बॉडी जिसका कंट्रोल होगा लोकल या म्यूनिसिपल फंड पे, वो लोकल बॉडीज के कैटेगरीज में आ जाएंगे। तो ये तो हो गया कि जो लेजिस्लेचर हो गए, एग्जीक्यूटिव हो गए, लोकल बॉडीज हो गए, वो स्टेट में आ गए। अब अदर अथॉरिटीज, तो अदर अथॉरिटीज में भी तो सब क्लासेस हैं कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया या फिर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब अगर इंडिया के टेरिटरी के अंडर है या इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो वो दोनों स्टेट के कैटेगरीज में आएंगे। बट अब सारा कंसेप्ट जो है, इसका सारा प्रॉब्लम, सारा डिस्कशन जो है, ये अदर अथॉरिटीज से ही शुरू होता है कि एक्चुअल अदर अथॉरिटीज में कौन कौन से अ, आ सकते हैं, लाइक यूनिवर्सिटीज आ सकती है कि नहीं आ सकती है, या रजिस्टर्ड सोसाइटीज आ सकती है कि नहीं आ सकती है। तो इसको हम लोग केस के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले एक केस आता है अदर अथॉरिटीज से रिलेटेड, जो कि था सांताबाई का, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस सांताबाई, 1954 मद्रास हाई कोर्ट का। इसमें क्वेश्चन उठा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास स्टेट के कैटेगरी में आएगी कि नहीं आएगी, स्टेट कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो अदर अथॉरिटीज का जो फ्रेज है, उसको हम लोग इंटरप्रेट करेंगे यूजिंग द प्रिंसिपल एड जस्टिम जनरेस। अब एड जस्टिम जनरेस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड, या जो एक जैसे होते हैं। अब उस प्रिंसिपल को यूज करके सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जिस तरह से एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और लोकल बॉडीज के एक सोवरीन फंक्शन होते, कॉमन सोवरीन फंक्शन होते, वो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो है नहीं कैरी आउट कर रही है। इस बेसिस पे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास को स्टेट नहीं माना गया था अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे एड जस्टिम जनरल प्रिंसिपल का यूज किया गया और उसको स्टेट के कैटेगरीज में नहीं रखा गया। इसके बाद उज्जम का केस आता है 1962 में सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, उज्जम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो प्रिंसिपल है एड जस्टिम जनरस, उस प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग अदर अथॉरिटीज को नहीं इंटरप्रेट कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। जो भी जो भी स्टेट के कैटेगरीज में आते हैं, उसमें कोई भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। और एडजस्टम जनरस का मतलब ऑफ द सेम काइंड, ठीक है। तो क्योंकि कोई भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इसलिए हम लोग उसको एडजस्टम प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसलिए ये एडजस्टम जनरस वाला जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा इसके अदर अथॉरिटीज के इंटरप्रिटेशन में। उसके बाद क्वेश्चन उठता है कि जो नॉन सोवरेन एंटाइटी होंगे वो क्या होंगे, वो स्टेट के कैटेगरीज में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इसके ऊपर केस आता है राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहन लाल, जो कि 1967 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में ये आया कि जो नॉन सोवरेन एंटिटी है वो स्टेट के कैटेगरीज में आएंगे। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक फंक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, एक पब्लिक फंक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट के थ्रू सेटअप किए और गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और कोई प्राइवेट प्रॉफिट भी उनका नहीं है, ठीक है। यानी कि वो गवर्नमेंट के थ्रू सेटअप किया गया है, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है और एक पब्लिक फंक्शन कैरी आउट कर रहा है। इसलिए जो नॉन सोवरेन एंटिटी है वो स्टेट के कैटेगरीज में आएंगे, अदर अथॉरिटीज में आएंगे अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद एक टर्म आता है कि स्टैट्यूटरी बॉडीज जो है गवर्नमेंट के, क्या वो आएंगे कि नहीं आएंगे। अब स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होता है, तो स्टैट्यूटरी बॉडीज का मतलब होता है कि वो एंटाइटीज जो कि स्टैब्लिश हुआ बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के किसी एक्ट के थ्रू अगर कोई एंटाइटी का स्टेब्लिशमेंट हुआ है तो वो एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर कहलाता है, स्टैट्यूटरी बॉडीज कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम सरदार सिंह रघुवंशी का केस 1975 का। इस केस में बेसिकली क्या हुआ था कि जो कॉरपोरेशन है, जैसे ओएनजीसी हो गए या फिर एलआईसी हो गया, ये स्टेट के कैटेगरीज में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो इस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उसको स्टेट कंसिडर किया जाएगा। क्यों स्टेट कंसिडर किया जाएगा? क्योंकि ये जो कॉरपोरेशंस है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इनेक्ट हुए हैं, एक चीज ये हो गया। दूसरा कि पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और तीसरा कि
उनके पास अथॉरिटी है कि वो रूल्स और रेगुलेशन बना सकते हैं, वो अपने फंक्शनिंग के लिए रूल्स और रेगुलेशन बना सकते हैं, पब्लिक फंक्शन भी कैरी आउट करे, और सबसे बड़ा बात कि वो एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू स्टेब्लिश किए गए हैं। इस बेसिस पे जो ओएनजीसी है, एलआईसी है, यानी कि जो भी स्टैट्यूटरी बॉडीज है गवर्नमेंट के, वो भी आपका अदर अथॉरिटीज के कैटेगरीज में आएंगे, अदर अथॉरिटीज के डेफिनेशन के अंदर आएंगे, यानी कि स्टेट कहलाएंगे अंदर आर्टिकल 12। फिर एक फेमस केस आता है आर डी शेट्टी का केस। इसी केस में यूटिलिटी टेस्ट दिया गया था। बेसिकली क्वेश्चन उठा था कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो अंडर आर्टिकल 12 आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए एक फेमस टेस्ट दिया गया था, जिसको यूटिलिटी इंस्ट्रूमेंटेलिटी या एजेंसी टेस्ट हम लोग कहते हैं। तो बेसिकली इसमें 5 क्राइटेरिया था कि लाइक कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट, कि अगर कोई बॉडी मैनेज हो रही है, कंट्रोल हो रही है गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो स्टेट कहलाएगी, स्टेट के कैटेगरी में आ सकती है, देन इट मे बी कंसिडर्ड एज अ स्टेट। सेकंड, अकाउंट्स, अगर जो फाइनेंस है वो गवर्नमेंट के थ्रू आ रही है, जो अकाउंट जो फाइनेंस है उसकी उसका जो भी फाइनेंस है वो गवर्नमेंट के थ्रू आ रही है, गवर्नमेंट उसका फाइनेंस कर रहा है, तो उस केस में इट मे बी कंसिडर्ड एज अ स्टेट। देन थर्ड, मोनोपोली स्टेटस, कि वो जो बॉडी है क्या इंडियन टेरिटरी में या गवर्नमेंट के अंदर एक मोनोपोली स्टेटस कैरी आउट कर रही है कि नहीं कर रही। अगर उसका मोनोपोली स्टेटस है तो उस केस में भी क्या होगा कि वो जो एंटिटी है वो स्टेट के अंदर, अदर अथॉरिटीज के अंदर आ जाएगी। और फोर्थ क्या था, पब्लिक फंक्शन, पब्लिक फंक्शन कैरी आउट कर रही है या नहीं, जैसे इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो पब्लिक फंक्शन ही कैरी करती है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है देन इट मे बी कंसिडर एज अ स्टेट। एंड द लास्ट इज क्रिएशन बाय स्टैट्यूट्स, अगर वो स्टैट्यू के थ्रू कनेक्ट क्रिएटेड है देन ऑल्सो इट मे बी कंसिडर एज अ स्टेट। तो ये 5 क्राइटेरिया दिया गया था इस एजेंसी टेस्ट में, जिसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि कोई एंटिटी पब्लिक ये अदर अथॉरिटीज के अंदर आती है या नहीं आती है। ये 1979 का केस है, आर डी शेट्टी, रामाना दयाराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देन इसी के बेसिस पे एक केस और आता है, सोम प्रकाश रेखी का केस। इस केस में क्या हुआ था कि जो भारत पेट्रोलियम है उस पर क्वेश्चन उठा था कि भारत पेट्रोलियम क्या स्टेट के कैटेगरीज में आएगी कि नहीं आएगी। तो इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट आर टी शेट्टी के केस में जो एजेंसी टेस्ट दिया गया था, उस टेस्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए ये हेल्ड की जो भारत पेट्रोलियम है वो स्टेट के कैटेगरीज में आएगी अंडर आर्टिकल 12। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है एक और, कि जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं जैसे सी एस आई आर हो गए, वो क्या होंगे, वो स्टेट के कैटेगरीज में आएंगे या नहीं आएंगे। तो सबसे पहला केस आया था इसके ऊपर, सभजीत तिवारी का केस। अब ये टाइम लाइन आप देखिए, ये सेम टाइम है जिस समय ओएनजीसी को और एलआईसी को स्टेट कंसिडर किया गया था, जो आपके स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है उसको सभजीत तिवारी के केस में, सभजीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सीएसआईआर को स्टेट कंसिडर नहीं किया गया था, ठीक है। इसके बाद एक केस आता है अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, जो कि 1981 का केस है। इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं वो स्टेट के कैटेगरीज में यानी कि अदर अथॉरिटीज के कैटेगरीज में आ सकती है, अगर वो आर डी शेट्टी में दिया हुआ जो एजेंसी टेस्ट था उसको फुलफिल करती है कि नहीं। अगर एजेंसी टेस्ट फुलफिल करेगी तो रजिस्टर्ड सोसाइटीज जो है वो भी स्टेट के कैटेगरीज में आएगी। ये अजय हासिया के केस में कहा गया था। देन फाइनली 2002 में एक केस आता है, प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। इस केस में जो है सब्जीत तिवारी के केस को ओवर रूल किया गया था। ये 5 जज बेंच, सॉरी, ये 5 जज बेंच केस था। ये 5 जज बेंच केस था और प्रदीप कुमार विश्वास 7 जज बेंच केस था। ये 7 जज बेंच केस था जिसमें सब्जीत तिवारी के केस को ओवर रूल किया गया था और ये कहा गया कि जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं वो अगर एजेंसी टेस्ट फुलफिल कर रही है तो फिर स्टेट के कैटेगरीज में, अदर अथॉरिटीज के कैटेगरीज में आ जाएगी। और सीएसआईआर को जो है स्टेट हेल्ड किया था, डिक्लेयर किया था कि सीएसआईआर इज अ स्टेट। इसके बाद फाइनली 2016 में एक क्वेश्चन और उठा कि जो एक्स्ट्रा गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं जैसे
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गए, क्या वो स्टेट के कैटेगरीज में आएंगे या नहीं आएंगे? क्या उन पे फंडामेंटल राइट का वायलेशन का चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा? उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे या नहीं होंगे? तो इससे रिलेटेड एक केस आता है, डॉक्टर टीनत जयपॉल वर्सेस एसआरएम यूनिवर्सिटी, 2016 का केस है। और इसमें कहा गया कि भले ही प्राइवेट बॉडीज है, बट अगर वो पब्लिक फंक्शन कैरी आउट करती है, ठीक है, तो इट विल सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का वायलेशन वो नहीं करेगी, और अदर अथॉरिटीज के एम्बिट में इसको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, यानी कि भले ही प्राइवेट बॉडी है, लेकिन अगर वो पब्लिक फंक्शन कैरी आउट कर रही है तो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर सकती है, और इस बेसिस पे उसको भी अदर अथॉरिटीज के अंडर लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस थे जिसके थ्रू पता चला कि अदर अथॉरिटीज में कौन कौन से आ सकते हैं। इसके अलावा तीन चार और इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो एग्जाम में आते हैं, जैसे प्रेमचंद गर्ग वर्सेस एक्साइज कमीशन। अब इस केस में क्या उठा क्वेश्चन कि क्या जो जुडिशियरी है वो स्टेट के कैटेगरी में आएगी कि नहीं आएगी? तो इसमें कोर्ट का ये कहना था कि अगर जुडिशियरी जो है वो जुडिशियल वर्क कर रही है, अगर वो जुडिशियल वर्क कर रही है कोर्ट, ठीक है, तो वो स्टेट के कैटेगरीज में नहीं आती है, नहीं आएगी उस टाइम पे। बट अगर वो एक्स्ट्रा जुडिशियल वर्क कर रही है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में कर रही है, अगर जुडिशियल कैपेसिटी में कर रही है तो वो तो स्टेट नहीं आएगी, बट अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में करती है तब उस केस में क्या होगा कि उसको स्टेट कंसिडर किया जाएगा। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव क्या अगर रिक्रूटमेंट कर रही है, ठीक है, तो इस केस में क्या है, उसको स्टेट कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज जुडिशियल कैपेसिटी में स्टेट कंसिडर नहीं किया जाएगा। देन आता है जी टेलीफिल्म्स वाला केस, बहुत फेमस केस है। इस केस में कहा गया था कि जो बीसीसीआई है उसको स्टेट डिक्लेयर नहीं किया गया था, वो स्टेट की कैटेगरी में नहीं आया था। देन चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी, ये भी एक फेमस केस है जिसमें कहा गया था जो एनसीईआरटी हम लोग का वो स्टेट के कैटेगरीज में नहीं आता है। एंड लास्ट इज टेकराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, उसको भी स्टेट कंसिडर नहीं किया गया था। तो ये कुछ केसेस थे जो अदर अथॉरिटीज के ऊपर थे, और स्टेट के डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू हम लोग देखे, जो कि इनिशियली एक बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन था और ओवर द टाइम इसको बहुत ही ब्रॉड किया गया है। जिस तरह से पहले एडजस्टम जनरस प्रिंसिपल आया, फिर उसको ओवररूल किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वाला केस था। उसके बाद हम लोग पढ़े कि जो नॉन सोवरेन एंटिटी है वो भी स्टेट के कैटेगरीज में आ रही है। फिर जो स्टैट्यूटरी एंटिटीज है जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनी है, वो भी अगर पब्लिक फंक्शन कैरी आउट कर रही है, रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है, तो वो भी स्टेट के कैटेगरीज में आ जाएगी। फिर यूटिलिटी टेस्ट दिया गया जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, या फिर अगर रजिस्टर्ड सोसाइटीज है वो भी स्टेट के कैटेगरीज में आएगी। यहाँ तक कि अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है वो भी स्टेट के कैटेगरीज में आ सकती है, प्राइवेट एंटिटी भी स्टेट के कैटेगरी में आ सकती है, मतलब अंडर आर्टिकल 12 लोकल ये अदर अथॉरिटीज के अंदर कंसिडर की जा सकती है अगर वो पब्लिक फंक्शन कैरी आउट कर रही है। ठीक है, उस केस में भी वो अपना वो फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज नहीं करेगी, फंडामेंटल राइट के एम्बिट में आएगी। ठीक है, तो हम लोग देखें कि किस तरह से 54 से अभी तक में जो है इस नैरो इंटरप्रिटेशन से ब्रॉड इंटरप्रिटेशन की ओर जो है सुप्रीम कोर्ट बढ़ी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केस थे इसके ऊपर जो कि एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक केस और था, जी बस्सी रेड्डी वर्सेस इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें ये कहा गया था कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसको स्टेट के कैटेगरीज में नहीं आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस थे आर्टिकल 12 के ऊपर। आई होप आप लोग को समझ में आया हो।